उसका अलग अलग डेट निर्धारित है, लेकिन मैथ्स की बात करें तो 27 फरवरी। ठीक है, ये चीज आपको भी क्लियर है और मुझे भी क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलस के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल तो बहुत सारे हैं, कैलकुलस में भी 500-600 से ज्यादा सवाल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल का एक अलग मिजाज होता है। तो हम महत्वपूर्ण सवाल देंगे, ठीक है, जिसके 44 अंक बनेंगे सिर्फ कैलकुलस से बनते हैं। तो बाकी 100 में से 44 अंक इसी से प्राप्त कर सकते हैं भाई, ये हर जगह लिखा है, बता देते हैं। और 10 वर्षों से जो लगातार आ रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, बाकी क्वेश्चन को मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। ठीक है, जो लगातार 10 सालों से आ रहा है उसी चीज को। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, 44 मार्क के जो कैलकुलस है उसमें प्रश्नों के प्रकार जो है वो कैसे आ सकते हैं। देखिए, कैलकुलस से 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। जितने भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी वो ज्यादातर ध्यान दें, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं। 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स के भी आते हैं, और 5 मार्क्स के भी आते हैं, और 8 मार्क्स के भी आते हैं। तो मैं स्पेशली 44 अंकों के लिए मैं जो बता रहा हूं, ये स्पेशली 5 और 8 अंकों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब बड़े अंक आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो छोटे छोटे जो अंक होते हैं वो आसानी से गेन कर लेंगे। क्लियर है? जैसे आप बड़ी मछली जब पकड़ने जाएंगे तो छोटी छोटी मछली आपके बगल में रहती है ना, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नों के प्रकार में हम 5 अंकों के प्रश्न को ज्यादा देखेंगे और उसके साथ साथ 8 अंकों के प्रश्नों को हम लोग ज्यादा देखेंगे। और यही दोनों हम लोग अगर पूरी तरह देख लेते हैं तो 1 और 2 अंक के भाई ये तो हमारे आगे पीछे घूमेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 5 अंक और 8 अंकों के प्रश्न को ज्यादातर ध्यान से समझना है, क्योंकि यही चीजें हमें करके जाना है और यही सॉल्व करके जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अध्याय कितने होंगे, तो आपको पता है कि क्लास 12 में टोटल 13 अध्याय मौजूद है, 13 अध्याय, लेकिन हमें कैलकुलस में 5 ही अध्याय पढ़ने हैं। टोटल कितने, 5 अध्याय। अब ये 5 अध्याय कौन कौन से ये भी बता देते हैं, और इस टोटल 5 अध्याय से कितने अंक मिलेंगे, 44 अंक मिलेंगे। केवल 5 अध्याय पढ़िए, 44 अंक लेकर जाइए, और यही 5 अध्याय जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसमें 5 अंक और 8 अंक वाले होंगे। क्लियर है भाई? हाँ, केवल क्वेश्चन नहीं देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे। तो क्लियर, एकदम धैर्य बना के बैठ जाइए, जो आगे बता रहे हैं उसको समझिए। 5 अध्याय के जो नाम है वो कौन कौन से अध्याय है, पहले ये भी क्लियर कर लीजिए। कुछ लोगों को यार कैलकुलस क्या है ये नहीं पता, ठीक, और कैलकुलस में कौन कौन से 5 अध्याय ये भी नहीं पता, तो जान लीजिए मेरे भाई। इस अध्याय में जो शामिल है, सबसे पहले सातत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर शामिल है, जो चैप्टर नंबर 5 नंबर पे आता है। ठीक, सेकंड नंबर पे जो आता है वो अवकलज के अनुप्रयोग आता है, जो चैप्टर नंबर 6 पे निर्धारित है। ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूं ये कैलकुलस के अंदर आता है। ठीक, नेक्स्ट समाकलन। समाकलन अपने आप में बहुत बड़ा, कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक समुद्र का काम करेगा, बहुत क्वेश्चन उसमें शामिल है। तो ये भी समाकलन जो है वो कैलकुलस के अंदर आता है। आगे बात करेंगे तो ये है समाकलन के अनुप्रयोग, इसी का थोड़ा सा प्रो वर्जन कह लीजिए, जैसे आप समझते हैं। इसके बाद जो अगला आता है वो अवकल समीकरण आता है, ये चैप्टर नंबर 9 आता है। तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, तो इस प्रकार से 5 से 9 चैप्टर जो लगातार आते हैं वो कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसको इस श्रेणी में डाल दिया गया है, और जो कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं उससे 44 अंक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो इस सवाल को लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ये भी हो सकता है, तो सबसे पहले सवाल को लिख देते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सवाल जो आपका है यहाँ पे ये लिखा है y इज इक्वल टू, क्या है भाई, साइन इनवर्स x लिखा है, और अपॉन में लिखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इतना लिखा है, इतना हो तो ये सिद्ध करना है भाई। जो सिद्ध करना है वो हमसे क्या लेना देना, हमें बस इतना मतलब कि सवाल ये दिया है, उसको हल करेंगे तो एक उत्तर आता है, और जब उत्तर आता है तो उसका मतलब वही सिद्ध करना होता है। ठीक है भाई, चलो तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमें एक चीज पता चल रहा है कि ये है अंश, इसको कहते हैं अंश, और इसको कहते हैं हर, सबको पता है।
छोटे छोटे सवालों में आप देखे होंगे कि बच्चे पढ़ते होंगे कि ये अंश है ये हर है, तो यहाँ पे वही लेकर चलना है, एक अंश है एक हर है, अंश और हर का एक फॉर्मूला होता है अवकलन में, वही हमें लगाना है। ठीक है, चलो तो इसको अभी हटाते हैं साइड में और उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला अपने बुक से देख लीजिएगा, मैं मुंह से बोल देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है भाई, हर पहले लिखेंगे हर, ठीक है, पहले लिखेंगे हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। ये फॉर्मूला आप अपने उसमें देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले लिखेंगे हर, तो हर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंश का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स, अंश क्या है भाई साइन इनवर्स एक्स, हर अंश का अवकलन माइनस अंश साइन इनवर्स एक्स हर का अवकलन डी बाई डी एक्स, हर क्या है भाई ये रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टोटल के अपॉन हर का वर्ग, हर क्या है भाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका वर्ग। क्लियर है, चलो इतना क्लियर है। और इसके पहले जो है ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, तो ये देखिए इसके पहले जो है ये y है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसका भी तो अवकलन होगा ना y का, तो y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये इसके पावर भी 2 है, तो इस पावर 2 से इस रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 बाई 2 करिए, इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2, सबको पता है कि जो अंडर रूट होता है उसका पावर का मतलब होता है 1 बाई 2, और इसके पावर ऑलरेडी 2 दिया है, तो ये देखिए हो जाएगा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिल गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, इसका मतलब है कि मैं इसको सिर्फ हटा सकता हूं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा हम करेंगे dy बाई dx में। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई dx, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसको ऐसे भेज के सॉल्व कर लिया, बचा ये, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बचा है, थोड़ा सा बचा है, देखो पहले इसको छोड़ देते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, इनटू बीच में कुछ नहीं गुणा, हमें इसका अवकलन करना है साइन इनवर्स एक्स का, जो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है इसका अवकलन, फिर करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स जो बचा है उसको लिख लीजिए, इनटू अब इसका अवकलन करना है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप कर लीजिएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये दोनों दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा ना जी, ये कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस इसमें इसका करने के बाद एक चीज और बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर जो बच रहा है इसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा ना, तो इसका अवकलन हो जाएगा -2x इसका, तो ये इसका टोटल अवकलन आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो बचा उसको लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy बाई dx बराबर, इधर क्या बचा भाई, इधर टोटल तो 1 बचा, हम इधर लिख लेते हैं 1, माइनस करेंगे साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और अपॉन में करने से पहले ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये भी तो समझना है ना मेरे भाई, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये जो x बचा है इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, तो x का गुणा साइन इनवर्स x में तो करेंगे। ठीक है, ये देखिए x इंटू साइन इनवर्स x, मैंने इसमें गुणा कर लिया, लेकिन माइनस बचा है, माइनस को भी तो गुणा करेंगे, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, बहुत छोटे छोटे पॉइंट से बता रहे हैं और यही पॉइंट आपको नंबर देगा, बस जो बचा है उसको लिख लीजिए, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बचा है अभी, अब हमें जो लाना है उसको भी देखते चलिए, हमें जो लाना है वो भी देखते चलते हैं, तो वो चीजें हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब जो बचा है इसको लिखिए सबसे पहले,
1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा सवाल क्या है, सवाल है यहाँ पे कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सवाल है, और ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, मतलब इसके बराबर क्या हम y रख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल वाला चीज है। देखिए दिख रहा है, दोनों एकदम बराबर दिख रहे हैं, एकदम सेम टू सेम कॉपी डुप्लीकेट क्लोन। तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो इधर आते हैं, इज इक्वल टू ये रहा क्या भाई 1 प्लस क्या है भाई, सबसे पहले x है, उसके बाद इसके जगह y, तो ये हो जाएगा x फिर y। ठीक है, अब देखिए मुझे जो लाना है वो मिल गया क्या, शायद मिल गया ना, जो मुझे लाना था वो मिल गया, बस इतना ही करना है। और इतना करने पे आपको पता है कितना नंबर मिलेगा, आपको पता है इतना ही करने पे कितना नंबर मिलेगा, इतना करने पे पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अब बस एक छोटी सी बात बताइए कि इसमें कहां आपको कठिन लग रहा है, कहां आपको समझ में नहीं आया। अरे भाई सब कुछ तो मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को बताया, एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया है जिसको मैंने मुंह से बताया है कि क्या फॉर्मूला होता है, अपने किताब में देख लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आया तो यहाँ देख लीजिए, पहले लिखा हर, फिर अंश का अवकलन कर दिया, फिर माइनस अंश हर का अवकलन कर दिया बटे हर का वर्ग, उसी को सॉल्व कर दिया। बस इतना किया मैंने और कुछ नहीं किया। उसके बाद ये जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भाई आप कमजोर हैं, आप अलग से मुझे किसी कहीं और मिलिए तो आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब जो भी चीजें आगे आपको पीडीएफ फाइल चाहिए या वीडियो चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। हाँ, पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेता हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपको पीडीएफ फाइल भेज दिया जाएगा। कमेंट करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए जय हिंद जय भारत। दिमाग इसमें क्या काम करेगा, वो यहाँ पे करेगा, ये जो cos 4x है हम इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये तो दिमाग में काम करेगा ना। तो जैसे ही आप ये सोच लेंगे कि cos 4x का हम फॉर्मूला लगा लेंगे, उसी प्रकार से आगे के सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का। अगर ये नहीं पता है तो आप मैथ मत पढ़िए, क्योंकि ये हाई स्कूल का है और आप क्लास 12th में हैं, 10th के 2 क्लास आप आगे जा चुके हैं। अगर आपको हाई स्कूल का सवाल नहीं आता है तो मत पढ़िए, सिंपल बताएंगे, आप मम्मी पापा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल ये अगर आपको आ रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। अगर मैं इसको 4 कर देता हूं, क्योंकि मेरा सवाल में ही 4 दिया है, तो हम यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। ठीक है, बस इतना परिवर्तन करना है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे यूज करना है। देखिए इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dx अपॉन ये रूट में हो जाएगा 1 प्लस cos 4x बराबर मैंने क्या लिखा है भाई, लिखा है 2 cos स्क्वायर। अब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x और माइनस 1, ये टोटल रूट में ही रहेगा। अब देखिए ये -1 और ये +1 से कैंसिल, इसको हटा देंगे, सिंपल है। चलो आगे देखते हैं क्या बचा, जो बचा है उसको उतार लेते हैं। यहां से बचेगा 2 cos स्क्वायर 2x, सिंपल। इतना करने के बाद आगे का प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम अब क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला तो मैंने लगा लिया, छोटा कर लिया, सवाल बड़ा था मैंने छोटा कर लिया, इसके बाद मैं इसमें और क्या कर सकता हूं। तो आपके दिमाग में अगर काम ना करे तो सिंपल ये चीजें समझिए कि अगर इस 2 को भी मैं यहां से हटा दूं तो मेरा और छोटा सवाल हो जाएगा ना। तो क्या करना है, इस 2 को हटाना है। चलिए इस 2 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। जब बाहर लेंगे तो ये √2 के साथ आएगा, क्योंकि ये भी जब भी है तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ही है, तो उसी प्रकार से ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका इंटीग्रेशन बना देंगे dx अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा cos स्क्वायर 2x है, ये रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा cos
2x, सिंपल। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आपको cos 2x आ जाएगा, सिंपल इतना। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि भाई 1/cos 2x का तो एक फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा था हाई स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला यूज होगा, 1/cos x बराबर होता है sec x। आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक, देखिए कैसे, 1/√2 इंटीग्रेशन 1/cos 2x बराबर होता है sec 2x और ये dx। ठीक है, अब इतना जैसा ही आपने कर लिया, इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए मालिक, सब कुछ क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैं फॉर्मूला एक बार और फिर से लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं फिर से लिख, वो होता है log sec x प्लस tan x, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, हजारों फॉर्मूले इस दिमाग में फिट हैं, क्या आपको पता है? आपके दिमाग में अगर हाई स्कूल का इंटर का ही बस फॉर्मूला है तो बहुत है, हमें तो पता नहीं कितना फॉर्मूला याद है। तो इस प्रकार से आप भी याद करिए, लगाइए सवाल। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि यहाँ पे 2 से √2 से ऊपर नीचे उड़ा करके ये हो जाएगा log sec, यहाँ पे एंगल है 2x का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x एंगल लिखेंगे। ठीक है, ये x के जगह 2x लिखेंगे, 2x प्लस tan हो जाएगा 2x, और टोटल का मैंने कर लिया समाकलन तो +3 लगा दीजिए, ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इस प्रकार से खंडशः समाकलन से कर लेंगे। तो फाइनली आगे आने वाले अभी वीडियोस में हम आपको देंगे जितने भी समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट दे देंगे, जो ज्यादातर पूछते हैं हम उसको देने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, खोजना ना पड़े भाई। आपने वीडियो किसी तरह देख लिया, सवाल आपको समझ में आ गया, हम और वीडियो देखना चाहते हैं तो कहां खोजे, खोजने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको घंटी बजा बजा के दे देते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, फिर आगे जो भी वीडियोस रहेंगे हम आपको जल्दी से जल्दी देते हैं। ठीक है, चलिए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने इस नंबर 1 हिंदी यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़े हैं कि यदि आप साइंस पढ़ते हो ना जी, तो 10 प्रश्नों में से केवल आप 6 प्रश्नों का जवाब देकर मुझे बता दीजिए और आपका मूल्यांकन हो जाएगा और आप कितने पानी में है, कितनी तैयारी है, आज के इस क्वेश्चन से ये पूरा पता चल जाएगा। ओके, और ये आप लोग के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, चैलेंजिंग आज का ये वीडियो है, और हम भी देखना चाहेंगे। और तमाम जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़ेंगे ना जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग दीजिएगा और देखिए कि आप कितनी तैयारी में है, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो बिना टाइम ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, बस दिया क्या है कि अगर साइंस पढ़ते हो तो इस 10 प्रश्नों में से 6 का जवाब देकर बस आपको बताना है। केवल आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यदि आप इनमें से 6 प्रश्नों का जवाब दे देते हो तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और इस वीडियो के बाद हम आपको एक और 10 नंबर का 10 क्वेश्चंस का एक और वीडियो देंगे, उसमें भी जो है आप अपना मूल्यांकन करते रहिए और हम आपको ऐसे ही वीडियो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप लाते रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ में इसको तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये है क्या, बेल आइकन, इसको जो है घंटी बजा दीजिएगा, चाहे घंटा बजाइए चाहे घंटी बजाइए, जरूर बजाइएगा। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस, और वो भी बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन क्लास है। तो पहला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दिया क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, मोस्ट है ना जी, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को बता दीजिए। और जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं आप सभी को गुड इवनिंग है, मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है जी जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। और आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव अगर आप क्लास 9 के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं या 12th के, आप सभी के लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ले लीजिए भाई, ऑप्शन आप ले लीजिए। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? कह रहा है ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पैराबैंगनी तरंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है क्या है? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पैराबैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट देखते हैं भाई किसका आंसर आ रहा है, कौन उदाहरण दे रहा है, कौन आंसर दे रहा है, थोड़ा हम भी देखना चाहेंगे। और जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हों तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर दीजिए ताकि वो भी जो है अपना मूल्यांकन कर सके। ओके जी, आप लोग आंसर देते चलिए, हम आप लोग के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, हम आपके आंसर का सही है गलत हम आपको बताते चलेंगे। ओके चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए जी। अभी आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई उत्तल लेंस है और उसकी फोकस की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? 1 यूनिट होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, क्या होगा भाई? तो ऑप्शन ले लीजिए, किसमें जाएगा? डायप्टर में, बिल्कुल। उसकी क्षमता क्या होगी? 2 डायप्टर होगी, -2 डायप्टर होगी, या 5 डायप्टर होगी, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको इसमें से क्या हो सकता है? अगर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर बताई जा रही है तो अगर इसकी क्षमता की बात करेंगे तो इसकी क्षमता क्या होगी? अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि 2 डायप्टर होगा, -2 डायप्टर होगा, 5 डायप्टर होगा, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है इनमें से क्या हो सकता है? जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं भाई मेरे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार अगर आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और ये क्लास 9 से लेकर 12 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी दोस्त भाई बहन हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं थोड़ा इसको सीरियसली लीजिएगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, या फिर बाद में जो है आप इसको स्टडी भी करते चलिएगा, बट ध्यान जरूर दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत दिखाइएगा। ओके ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है। कहता है कि किलोवाट और घंटा किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है भाई? कह रहा है कि 1 यूनिट के होता है, या 1000 यूनिट के होता है, या फिर 10,000 यूनिट के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बता दीजिए भाई किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 यूनिट का होगा, 1000 यूनिट का होगा, या 10,000, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। जो जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं भाई मेरे सबका कमेंट आना चाहिए। क्या आंसर हो सकता है? ओके सबका आंसर आ जाए। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? जो हम धारा मापते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं हम? ए मीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर का करते हैं, या वोल्टा मीटर का, या मोनोमीटर का? जो हम धारा नापते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा जी कमेंट करके सभी लोग। देखिए 4 क्वेश्चंस आपको एक साथ दिख रहे हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टा मीटर, या मोनोमीटर? फटाफट कमेंट करके बताइए जी। जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर सभी का आना चाहिए।
धारा मापने में किसका प्रयोग होता है। और आज आपका साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला है और हम भी देखना चाहेंगे कि कितने पानी में है। चैलेंजिंग वीडियो है। 10 में से आप 6 प्रश्नों के उत्तर बस सही करके दिखा दीजिए। आप कितने पानी में हैं आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। ओके जी, बताते चलिएगा। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। वोल्टामीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर या मोनोमीटर। आंसर आइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं। उन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसका प्रयोग जो है हम लेंस बनाने में नहीं करते हैं। आई थिंक ये तो आप सब लोग बता ही सकते हो। कह रहा है कि जल का प्रयोग नहीं करते हैं, कांच का नहीं करते हैं, या प्लास्टिक का नहीं करते हैं, या फिर मिट्टी का। तो किसका प्रयोग लेंस को बनाने के लिए नहीं किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, पूछ भी लिया भी जा सकता है। तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि पदार्थ जो कौन सा वो पदार्थ होगा जिसे लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं बताना है। जल है, कांच है, प्लास्टिक है या मिट्टी है। देखते हैं जी किसका आंसर आ रहा है। और आंसर बताने का सभी लोग प्रयास करते रहिए। और जो लोग लाइव सेशन में अभी को जुड़े हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग है। एक बार फिर से आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा जी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि 1 HP जिसको अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। 1 हार्स पावर जो है अश्व शक्ति जो होता है वो किसके बराबर होता है। कितने वाट के बराबर वो 1 हार्स पावर होता है ना जी। 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन कह रहा है 736 वाट, 746 वाट, 767 वाट या इनमें से कोई नहीं। जो 1 हार्स पावर जो होता है, लोग कहते हैं भैया हमारा 1 हार्स पावर का मोटर है, हमने 1 हार्स पावर का मोटर लगा रखा है, 2 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर का, आपने सुना भी होगा। तो वो हार्स पावर कितने के बराबर होता है। 736 वाट के होता है, 746 वाट का होता है या 767 वाट का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए कितने वाट का होता है। हम भी देखना चाहेंगे जी कितने वाट का होता है। देखते हैं हमारे कितने भाई बताते हैं आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है। चैलेंज है आपको कि 10 में से केवल आप 6 के सही आंसर बता दो और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना नंबर सही किया है। लास्ट में मुझे आप सभी लोग का कमेंट भी चाहिए कि आपने कितना नंबर गेन किया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कह रहा है कि जूल होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद 3 क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं। तो देख लीजिए आप 10 में कितना नंबर ला सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जूल, ओम, वोल्ट या इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है भाई। प्रतिरोध का मात्रक जूल बताते हैं कि ओम बताते हैं कि वोल्ट बताते हैं या इनमें से कोई नहीं। भाई मेरे आंसर तो फटाफट आना चाहिए आप सभी लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8, धातुओं की प्रकृति क्या होती है। जो धातु जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है। कहता है कि विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है या कुछ भी नहीं होता है। भाई मेरे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, और 8 पूछा है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई भी नहीं। बताइए आंसर। 7 और 8 का आंसर दोनों एक साथ बता सकते हैं आप। देखिए आपको कितना आंसर आ रहा है, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। आज आपका मूल्यांकन है, आज आपकी तैयारी का जांचा परखा एक एग्जाम्पल चल रहा है। आज हम भी देखना चाहेंगे जी कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो रही है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है। विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई भी नहीं। और 9 नंबर कहता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है जी।
कहता है कि विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, दोनों कुचालक और सुचालक होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है कि विद्युत का सुचालक होता है कि विद्युत का कुचालक और सुचालक दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए जी, इसका भी आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए फटाफट कमेंट करके लाइव सेशन में। और आप सभी लोग टारगेट विथ राज चैनल पर लाइव सेशन में वीडियो के प्रीमियर में आप जुड़े हुए हैं, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर पाए हैं, शायद लाइक करना आप भूल गए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर दीजिए, ताकि उनका भी जो है मूल्यांकन हो जाए। भाई मेरे आपके फ्रेंड्स को लगता है कि भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो उन्हें भी बुला लीजिए। आओ भाई यहाँ पर देख लो तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, उन्हें बुला लीजिए। और पहली बार अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस रखिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर भी दे रखा है, यदि आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, कुछ अलग से क्वेश्चंस की क्वेरी हो, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप टारगेट विथ राज के व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ लिया भाई मेरे। संगमरमर देखे हो ना, संगमरमर की मूर्त, संगमरमर की पत्थर, उसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया है। CaCO3 या MgCO3 या CaHCO3 या फिर MgHCO3। अब आप सभी लोग को आंसर बताना है कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना जी। 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बता रखे हैं। अब आप लोग अपने अपने आंसर का मैचिंग मेरे आंसर के साथ कीजिए, और आई थिंक कि आप लोग बहुत ही अच्छे से जवाब दिए भी होंगे, और आपको पता भी है कि मैंने क्या जवाब दिया है। बट अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि मैंने आंसर क्या बताया है और आपका आंसर क्या आ रहा है। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन का प्रकाश तरंग का उदाहरण पूछा था, जिसमें ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पैराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी दोस्त बी नंबर पर निशान लगाए थे, विद्युत चुंबकीय तरंग, उनका बिल्कुल सही है, और वहां पर आपका 1 नंबर जुड़ जाता है। और बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। और जो भी स्टूडेंट सी नंबर पर लगाए होंगे 5 डायप्टर, उनका भी 1 नंबर सही है, और आप 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा अपना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो अगर जो भी दोस्त 1 यूनिट पर निशान लगाए होंगे, उनका बिल्कुल सही है, 1 यूनिट किलो घंटा बराबर होता है। 1 यूनिट जो है किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और धारा मापने में किसका उपयोग होता है भाई, ये तो आप आई थिंक सबका जो है आंसर लगभग आ ही रहा था, कुछ के मिस्टेक है, लेकिन बिल्कुल सही है जी। जो धारा जो हम मापते हैं, उसके लिए जो है हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कि अगर हम लेंस बनाना चाह रहे हैं, तो इनमें से किसका प्रयोग नहीं होगा। तो भाई मेरे मिट्टी का प्रयोग नहीं होगा, जल का प्रयोग करते ही हैं, कांच का करते ही हैं, प्लास्टिक का करते ही हैं, बस बचा क्या, मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए जो है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। और जो 6 पूछा था कि जो 1 हार्स पावर, जो 1 अश्व शक्ति जो होता है, वो किसके बराबर होता है। तो वो हमारा होता है 746 वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर पूछा था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना जी। तो लगभग सबका जवाब सही आया था, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बिल्कुल सही जवाब है जी, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है। और जिनका ये भी सही था 1 नंबर आप ये भी जोड़ लीजिएगा, और लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना नंबर गेन किया है। और धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है ना जी। जो धातु होता है उसकी प्रकृति क्या होती है। तो धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, ओके। जो धातु होती है इसकी प्रकृति जो है हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। और ग्रेफाइट क्या होता है, मैंने ये भी पूछा था आपसे, ग्रेफाइट क्या होता है ना जी। कुचालक होता है, सुचालक होता है, कुचालक सुचालक दोनों तक क्या होता है उसमें।
तो ग्रेफाइट हमारा जो है विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है, वो विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ओके, ग्रेफाइट हमारा विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। और लास्ट करा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या था। ओके जी, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? करा है CaCO3 MgCO3 CaHCO3 2 MgHCO3 2। तो इसमें क्या पूछा था? संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जो चूना होता है ना जी, CaCO3, तो ये हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। और ये हमारा 10 क्वेश्चन के मैंने ये आंसर बता दिए हैं। अब आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी चैनल। अगर पहली बार देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपने कितना नंबर लाए हैं, या फिर अगर आपको लगे कि नहीं सर इसका आंसर ये होना चाहिए था, आपने ये आंसर बताया, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिएगा। और वीडियो कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। और आपको यदि ऐसे ही वीडियो चाहते रहें तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता रहे तो अच्छा है, आपके एक एक नंबर की तैयारी ऐसे होती रहे? यदि हाँ तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए यस या नो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी हाँ कहिएगा। और जाते जाते आप सभी से एक फिर से वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक लाइक करना भूल गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।